वंदे मातरम। एक पूरा का पूरा आज जो सुबह से शुरू हुआ है, बेसिकली कल रात से शुरू हो गया यूएस में, लेकिन आज जब फ्लाइट्स कैंसिल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उस पर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया। उसके बाद ये सब हुआ है। जैसे बैंक का भी एक इशू है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इसमें ग्लिच है माइक्रोसॉफ्ट 365 की तरफ से नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने सबसे पहले क्लेम किया था दोपहर में, मेरे ख्याल से अर्ली 12 बजे के पहले ही कर दिया था कि ये साइबर अटैक है। क्यों किया, कैसे किया, मेरा असेसमेंट क्या है, इसको आपको सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये गारंटी दे सकता हूं कि 2 से 3 मिनट में आपको पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट हैकर्स के बारे में आपको समझ। हैकर्स नहीं, हैकर्स के ग्रुप होते हैं। इंडिविजुअल हैकर्स से बड़ी चीज होती है वो ग्रुप्स होते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है एनोनिमस आता है, लेकिन वो अभी चाइना और रशिया पर पूरा फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से उनका मूवमेंट जो है वो उसी टाइप पे है। और वो भी किस लिए? क्योंकि उनकी प्लेट में बहुत सारा भी माल आ चुका है। तो चाइना, रशिया, बहुत सारी चीजें, और एनोनिमस बड़े कांड करता है। और ये भी है, लेकिन एनोनिमस की प्लेट में मुझे जो 3-4 महीने का अगर आप देखो इन ग्रुप्स की जो एक्टिविटीज बड़े लेवल पे जो होती है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से होती है। सेकंड आता है कि लिजार्ड स्क्वाड है। लिजार्ड स्क्वाड क्या है? लिजार्ड स्क्वाड में माइक्रोसॉफ्ट को हैक किया था 2014 में। पूरा इनका एक एक्सबॉक्स के एक लाइव होता था, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स लाइव, पूरी दुनिया में से एक पूरा का पूरा ने उड़ा दिया था। मतलब उसको लाइव में हैक कर दिया था, ठीक है। और उसके सीधे सीधे मेरे ख्याल से डीडॉस मारा था उसने। अब डीडॉस मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडॉस एक साइबर अटैक होता है। जो इससे जानकार हैं, जो इसको जानते हैं, उनके लिए डीडॉस बहुत समझ में आ गया होगा। लेकिन उसका आप अगर सिंपल समय डीडॉस याद रखना, और डीडॉस के साथ आप लिजार्ड ग्रुप अगर टाइप कर लोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का उन्होंने क्या कांड किया था 2014 में, वो आपको समझ में आ जाए। तो पुराना दुश्मन है, ठीक है। एक है इक्वेशन ग्रुप। इक्वेशन ग्रुप वो हैकर्स ग्रुप है जो सीधे यूएस के एनएसए का ऑफशूट ग्रुप है। तो शायद वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर इस अटैक में वो इन्वॉल्व होगा तो इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है यूएस की, वो आज नहीं तो कल, क्योंकि यूएस की सॉइल में इनकी कंपनी जो है, तो आज नहीं तो वो कल वो इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद आता है शेडो ब्रोकर्स। अभी शेडो ब्रोकर्स कौन है? वो कर सकते हैं, उनका पिछला था इनका नोटोरियस वानाक्राई अटैक किया था उन्होंने, बहुत बड़ा नोटोरियस वानाक्राई अटैक। अगर आप टाइप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद वो एक बड़ा कांड था। फिर आते हैं एसईए। एसईए कर सकता है, क्योंकि एसईए इसलिए सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी बोलते हैं उसको वो लोग। उन्हें पूरी एसईए करके पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर दी है। अब वो क्या है? वो जो सीधे प्रेसिडेंट बशर है ना, उनका सीधे प्रेसिडेंट बशर, जो बशर अल असद, उनका सपोर्ट वाली ये टीम है। तो अगर कोई भी यूएस से कुछ चीज होती है तो वो सीधे उनको यही कांड करते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद लेकिन वो चाइनीज ज्यादा, तो मुझे लग रहा है कि अभी उन लोग का जो टारगेट है वो चाइना पे कर रहे हैं, यूएस की दूसरी साइड पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे एसईए ज्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो उसके बाद आता है कार्बनॉक। कार्बनॉक आता है, जिसको अनुनाक भी कहते हैं। ये उसका हैकर्स का ग्रुप है। ये रशिया, जर्मनी, यूएस, इन सब में है। और इसमें 50 से ज्यादा बार ऑलरेडी इसकी फिशिंग कर चुका है माइक्रोसॉफ्ट की। इनका पर्सनल दुश्मन है पुराना वाला, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि रशिया का है वो सब, लेकिन उनका एक पर्सनल भी कुछ मैटर था कि उनने हैकर से चैलेंज किया था, हैकाथॉन कराई थी और उसने चैलेंज किया, तो उसके बाद इन लोगों ने, अनुनाक ने इसको ये किया था। बड़े और ग्रुप है जो इसके कैपेबल है। इतना बड़ा हैक करना एक आसान नहीं है, क्योंकि इसको APT1 जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंट क्रू बोलते हैं, ये चाइनीज आर्मी वाला है। अनऑफिशियल वाला ऑफिशियल ग्रुप बोलते हैं इसको, चाइनीज आर्मी का एक पूरा का पूरा है। या APT28 फैंसी बियर उसको बोलते हैं, ये रशिया का है, इंटेलिजेंस एजेंसी का बैकअप है इनका पूरी की पूरी। और APT29 है, वो है कोजी बियर। तो एक है फैंसी बियर, एक कोजी बियर। कोजी बियर रशिया का टॉप 2 हैकर्स ग्रुप में से एक आता है। एक है कोजी बियर, दूसरा है फैंसी बियर ग्रुप है। एक सरकारी वाला करता है, एक कॉर्पोरेट एस्पिनाज का मास्टर माना जाता है। एक है रशिया का, लेकिन वो एनकाउंटर एस्पिनाज करता है, क्योंकि उसका एक अलग पैटर्न है। वो पैटर्न वाली बात हो रही है, यहां पर सबके अलग अलग पैटर्न की बात हो रही है। और फिर वो इनकॉर्पोरेट करता है एस्पिनाज, बट वो उसका मेन फोकस क्या है कि अलग कंपनीज में वो उनका ऐसा टारगेट होता है कि अभी हम इस ग्रुप को करेंगे, फिर इस ग्रुप को करेंगे, मतलब कंट्री वाइज की बात कर रहे हैं। या फिर एक और बड़ा ग्रुप आता है, वो आता है APT41। कौन सा? चाइना वाला, वो गोंगशाओ ग्रुप बोलते हैं उसको, APT41। आप अगर इनमें से किसी का भी नाम टाइप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 2 और जाइंट बड़े ग्रुप बचते हैं, सिर्फ 2, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको मैंने कवर कर लिया जितना मुझे पता है। जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स तो बहुत सारी जगह पर, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है उसका नाम है कास्पेराश की, एक रिसर्चर्स वाला एक ग्रुप है। इसको बोलते हैं डार्क होटल ग्रुप। इसको अगर आपको याद है, अगर कोई इस फील्ड के हो, तो इसका पिछला वाला एक बहुत बड़ा अटैक था, उसमें टेक नेम इन लोगों ने दिया था टापावॉक्स, साउथ कोरिया वाला ये ग्रुप है। और ये ग्रुप इसलिए जाना जाता है क्योंकि ट्रोजन वाला वाईफाई से सीधे गवर्नमेंट के खिलाफ काम करता है। मतलब
इनका बहुत सारी चीजों में, जैसे कुछ भी नहीं होगा आप मान के चलिए, जैसे आपकी डिवाइसेज हैं, एप्पल की डिवाइस है आपके पास बहुत सारी, तो ये डायरेक्ट इनको डीडोस के ऊपर जाते हैं, इन लोग सीधे वाईफाई से अटैक करते हैं। ये ट्रोजन का माना जाता है, कहा जाता है कि ट्रोजन की सबसे बड़ी दुनिया में कांड करने वाले ये है। और C23 होगा मेरे ख्याल से, CAPT34 अलग है, जिसको ऑयल रिग बोलते हैं। ईरान वाले हैकर्स को ग्रुप है, उसको ऑयल रिग बोलते हैं। अबाउट द हैकर्स वर्ल्ड मुझे लगता है कि मुझे जितनी जानकारी छोटा मोटा जो मैं जानता हूं पहले से जानता हूं, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक ने फैल्कन नाम का एक अपडेट लॉन्च किया, वो 2-3 दिन पहले उसने लॉन्च किया। और उसने किस लिए लॉन्च किया था कि जो आज पूरा नाटक हो रहा है ना, उसने इसलिए लॉन्च किया था कि ये सब सर्कस ना हो। जब उसको अपडेट किया तो सिस्टम में बैकएंड्स में थोड़ा सा इशू हुआ। उन्हें क्या कि 3-4 दिन का है, कोई बात नहीं, हम जो ग्लिच आती है छोटी छोटी, जनरली क्या होता है जब कोड्स मिसमैच के बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ग्लिच होती है बहुत सारी चीजें, आईटी वालों को समझ में आता है, तो उनको लगा कि एक दिन में सही हो जाएगा। लेकिन इसको मिसमैच ऑफ कोड्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। वो इनको क्या लगा कि फैल्कन को एश्योर पे जब हम अपलोड करेंगे तो इंटीग्रेट जब करते हैं उसके बाद, अब फैल्कन आपको समझना पड़ेगा कि फैल्कन 3 इनका जो बेसिकली जो है अपडेट था, जिसके कारण वो बोल रहे थे कि हमारी जो प्रोटेक्शन है, हमारे मालवेयर से बच जाएंगे, बहुत सारी चीजें होते। माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एश्योर, AZUR और श्योर लोग बोलते हैं। फैल्कन 3 का अपडेट करने के बाद पूरी जिसने अपडेट किया था उनको एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आई? जो लोग इसको BSOD को जानते होंगे, आईटी वाले हैं, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को जो चलाने वाले हैं, वो BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं उसको। सरल भाषा में अगर हम आपकी और हमारी भाषा में बोले तो भसड़, जिसको बोलते हैं ना भसूड़ी पै गई, वो वाली बात है। तो ये हुआ उनका वर्जन। जो अच्छे लोग हैं उसको मान भी गए हैं, उसको मान भी बैठे हैं शायद। लेकिन मेरा असेसमेंट कुछ और है। मेरा असेसमेंट ये कह रहा है कि और एक B वर्जन भी इसका है। अगर मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये कैसे कह सकता हूं, ये ज्यादा इसलिए मेरा क्योंकि मैं 20 साल से, लगभग 20 से मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए, मैं एक साइबर वॉरफेयर का स्टूडेंट रहा हूं। क्योंकि अब वॉरफेयर अब जो हो गया, अब तो वॉरफेयर बिल्कुल ही अलग हो गया। पहले वॉरफेयर क्या था कि सबसे पहले चलता, धमकी दी जाती थी, घर में आके मारा जाता था। फिर क्या होता था कि तलवारें, चाकू, ये सब वाली होती थी, पहलवान लोग होते थे, मर्द के मर्द सामने लड़ते थे। तो अब ये धीरे 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 वॉरफेयर बढ़ते गए। अब है जो स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर से ऊपर है स्पेस वॉरफेयर। तो आपको वो समझना पड़ेगा। मैं एक स्टूडेंट हूं, बस ऐसा समझ लीजिए। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत एक दखल रखते हैं इस वाली दुनिया में। तो मान लीजिए उस हिसाब से कहानी कुछ और है। कैसे समझिए? सबसे पहले जो ये लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्लाउड सिस्टम करप्ट हुआ, ठीक है, ये क्लाउड का ग्लिच है। सिंपल तो अगर ऐसा है तो एक मेरी भाषा में ज्ञानी एक्सपर्ट लोगों से एक सवाल है कि क्लाउड सिस्टम में ये जो कंपनीज हैं क्लाउड पर, जिसको हम बोलते हैं ना कि कंपनी अगर कोई पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो क्यों खर्च कर रही है? करोड़ों अगर खर्च हो रहे हैं तो इसलिए कि कंपनी अगर ऐसे एक दिन में फुस हो जाएगी क्लाउड पर, तो फिर अगर सीधी भाषा में इसको बोलते फुस हो गई मान लो, तो क्लाउड सिस्टम इस टाइप से डिजाइन क्यों होते हैं? फिर क्लाउड सिस्टम इसलिए डिजाइन होते हैं कि 60 से 70% की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा खराब या बहुत बिगड़ने से पहले आइडेंटिफाई करे, नोटिफाई करे। उसको कहते हैं INN पैटर्न ऑफ क्लाउड वर्किंग। जो टू वर्किंग डेज अगर आप बात करो, जो वर्किंग डेज है, अभी तो काम चल रही है, भी नहीं कि छुट्टी चल रही थी। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है तो कंपनी के IT एंड साइबर वाले इसको इकट्ठा भेलपुरी या पानी पूरी या मान लीजिए चाट मसाला खाने के लिए तो मुंबई के जुहू बीच में नहीं थे। यूएस की इतनी बड़ी कंपनी और पूरी दुनिया भर में उनके ऑफिस हैं, या फिर दिल्ली के CP में तो थे नहीं। तो मतलब यह है कि रिपोर्ट को कोई नोटिफाई तक नहीं हुआ, मतलब कोई भी नोटिफाई नहीं किया। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? सीधे कांड, सरल भाषा में इसको कहते हैं, सीधा एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। क्यों हुआ वो आप समझिए। साइबर पेनिट्रेशन, साइबर अटैक अगर क्लाउड रिकवर नहीं कर पाया, मतलब क्या हुआ? ऑटो रिकवरी और मल्टी क्रैश कोडिंग एनालिसिस के थ्रू जब कोई भी रिपोर्ट ऑटो जनरेट या AI से होती है, उसको सबसे पहले वार्निंग आती है। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है तो क्या इनके एडमिन और इनके प्रोफेशनल्स को कोई भी वहां से वार्निंग नहीं आई? इसका कोई तो प्रोफेशनल इंचार्ज होगा ना। मतलब सीधे कोई क्या इंडिकेट करता है, वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि 13 से ऊपर 13, जिसको बोलते हैं ना कि कम से कम 14 लेयर या उससे ऊपर, क्योंकि फर्स्ट प्रोटोकॉल चैम्बर मिनिमम जिसको हम लोग बोलते हैं 13 लेयर होती है। इस लेवल की साइबर सिक्योरिटी अगर आप सिस्टम का एक डेवऑप्स बोलते हैं प्रोटोकॉल्स में, मेरी कंपनी है GSSB शैडो ऑप्स भारत, हम उस पर बहुत सारी जब देखते हैं तो कोई भी मैक्सिमम इस टाइप की अगर कोई समस्या हम लोग के पास कोई भी कॉर्पोरेट हाउस लेके आएगा, कोई भी आएगा, तो उसमें सबसे बड़ा होता है कि 14 और अबव लेवल की होती है कोड्स जो होते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम में फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें 12-13 लेवल के कोड जो होते हैं, क्रॉस कोडिंग होती है, उससे ऊपर का ये कांड लग रहा है। अब कैसे होता है?
इस लेवल के अटैक जो होते हैं सिंपल भाषा में अगर हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, तो ऐसा होगा ऑप्शन ए, मतलब आप ऑप्शन 1 मान लीजिए, या लेवल 1 बेसिक प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, पेनिट्रेशन ड्रिल। सबसे पहले हैकर्स ने असेसमेंट किया होगा, या तो सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया होगा। अब ये सोशल इंजीनियरिंग का यूज आपने सुना होगा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग वो वाली नहीं, चुनाव के समय वाली यूज नहीं होती है। सीनियर लेवल के किसी इंचार्ज का, सीनियर वाईपी मान लो, अब उससे बड़े लेवल का कोई आदमी मान लो, तो उसको मैनिपुलेट करके उससे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले लिया, मान लीजिए निकलवा लिया। अब चाहे फिशिंग से ले लीजिए, या पॉट क्रॉसिंग, या लिमिटिंग एस्प्रो टेक्निक्स होती हैं, उससे जैसे भी जो भी जैसे किसी भी प्रकार से किया होगा, उसके हिसाब से एक्सेस मिला तो फूल खिला। मतलब अगर किसी भी प्रकार का ऐसे किसी सीनियर आदमी का आपको एक्सेस मिल गया, मतलब फूल खिल गया वाली बात है। या फिर सेकंड मेथड होता है हैकर्स का, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स बोलते हैं इसको हम लोग, कि जीरो डी उसका मतलब होता है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स बोलते हैं इसको। बहुत सरल भाषा में ये है। इसका मतलब में कम से कम अगर आप इसको समझना चाहें तो इसमें कम से कम 45 दिन लगने वाले हैं, कम से कम। बहुत ये लंबी प्रोसेस होती है। कैसे? जीरो डे एक्सप्लॉइट्स को आप करना है तो मतलब सॉफ्टवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में या अननोन, अनटच्ड, अनवांटेड जो वीकनेसेस होंगी उसका फायदा उठाना है, तो उसके लिए आपको एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। बहुत सारे लोग लगते हैं उसमें, तो ये एक सिंगल आदमी का नहीं, ये ग्रुप्स का काम होता है। सेकेंड मेथड क्लाउड, जो कुड बी जीरो डे एक्सप्लॉइट, जो मुझे लगता है। इसके बाद थर्ड कुड बी एपीटीस या एपीटीएस, आप समझ लीजिए, बस सिंपल सी भाषा में उसको क्या है, जो जिनको नहीं पता है वो है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, एपीटी। इसके चांस भी मुझे लगता है अच्छे खासे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? उसके आप अच्छे सीधी भाषा में अगर आपको समझना है तो लॉन्ग टर्म सोफिस्टिकेटेड अटैक्स बोलते हैं इसको। लॉन्ग टर्म सोफिस्टिकेटेड अटैक साधारण तरीके से जिसका गोल होता है सीधे डायरेक्ट एक्सेस लेना, किस चीज का, जो अनडिटेक्टेबल मैनिपुलेशंस करके आपके सिस्टम के अंदर जो आप पकड़ ना पाए, जिसको आप पकड़ नहीं पाते, साधारण आदमी उसको पकड़ भी नहीं सकता, आईटी एक्सपर्ट्स को भी ब्रीच करना है उसमें, तो एक वो हो जाता है। बैक एंड कोड्स में छोटा सा एक फेरबदल होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेस एट माइन्यूट, एक्सेस एट माइन्यूट बीइंग एट म्यूट। लेकिन एक्सेस लेकर मेंटेनेंस रखना होता है। कैसे रखना होता है? कि जैसा था वैसा ही। ये नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल अगर नहीं रहेगा, क्योंकि सब जिनके पास ये एक्सेस है वो क्या है, उनके पास जानकारी है। तो जब जानकारी होती है तो वो इस बात को समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो इसके साथ एक तो ये हो गया। अब ये सप्लायर को कॉम्प्रोमाइज करके सीधे एक्सेस से ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, या किया जा सकता है, किया होगा। तो अगर किया जा सकता है तो यहां पर यही लग रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट पॉसिबिलिटी। डायरेक्ट पॉसिबिलिटी, बट कैसे? कि सामने वाले को हमारा एक्सेस हो गया, कुछ ऐसी कोड्स बदले गए हैं जिसमें उसको पता भी नहीं चला, वो रोज अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो ये है, ये सिर्फ होगा एक्सेस एश्योर टीम के, या फिर क्राउड स्ट्राइक जो इनको, जो कंपनी है, जो साइबर कंपनी है, जो इनके क्लाउड का उपयोग करती है, उसके सीनियर किसी वीपी लेवल या उससे नीचे वाले लेवल वाले पे ये उसको एक्सेस ही नहीं मिलना है। या बाहर से इनडायरेक्ट डिवाइसेस एक्सेस के थ्रू, वो भी किसी के सीनियर ही होना चाहिए, क्योंकि सीनियर क्लोन आईडी से 100%, और मैं बोल सकता हूं इसको डकडक सर्वर का इसमें उपयोग हुआ। क्रेडेंशियल्स थेफ्ट जो जिसको बोलते हैं, वो क्रेडेंशियल्स थेफ्ट एक सीटी पैटर्न होता है। सीटी पैटर्न इसमें लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि बड़ी कंपनी है, बड़े लोग हैं, उसलिए उसका मतलब है फिशिंग या मालवेयर के थ्रू, या फिर सेम डिवाइस कभी भी कम से कम एक बार पोन साइट के लिए यूज किया होगा। मान लीजिए किसी आदमी ने जिसके पास इसका एक्सेस है, जब उसके पास ये एक्सेस है, बस इतना काफी होता है किसी भी सीनियर ब्लैक या ग्रे हैट हैकर के लिए इसको प्लानिंग एंड अम्बुश फॉर नेक्स्ट टाइम, जिसका एक पैटर्न होता है कि इफ इस बंदे ने ऐसी कोई एक्टिविटी की है तो 4 या 5 नंबर का जो भी इसके बाद जो चीजें आएंगी 4 या 5 नंबर पे, वो आपको ये समझना पड़ेगी कि अगर ये 3 फेल हो गए, या तो कंपाइल करके, या फेल हुई है उसके बाद। एक और मेथड हो सकता है जिसको बोलते हैं ब्रीच करना। मिड लेवल एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए उसके पहले एमडी मेथड में, मतलब मालवेयर डेवलपमेंट, कस्टमाइज्ड मिलिशियस सॉफ्टवेयर क्रिएट करके एमडी से यूज करना, ठीक है, एप्लीकेशन, उसको किसी से भी पूरे, जिसने भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काउंटर अटैक्स, डिफेंस, उसके सीधे के सीधे ब्रीच करने के लिए किसी ने भी अगर इसको समझा है पहले से, उसके पास एक एक्सेस है, तो ये आराम से हो जाएगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मेथड है और एक मैटर है। मेथड क्या है वो आपने समझ लिया, लेकिन मैटर क्या है वो समझना पड़ेगा। ये गरीब दुश्मन के काम का नहीं है और उसकी औकात के बाहर का है। अगर एश्योर के पूरे क्लाउड सिस्टम के मिनिमम 6 लेयर्स की सिक्योरिटी का ब्रीच करना है,
इसका मतलब है उसको सात लेवल की एक अगर सॉफ्टवेयर उसकी एक ब्रीच क्रिएट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का ओएस उसको भी साथ में ब्रीच करना पड़ेगा। मतलब दाल पूरी काली है। फिर इसको सिर्फ जिसको बोलते हैं ना बड़ा भयंकर टाइप का कोई अमीर कॉम्पिटिटर होगा वही करवा सकता है सीनियर ग्रुप से। क्यों? क्योंकि यहां इसको करने की क्षमता और इच्छा, ये दो चीजें हैं। इच्छा तो बहुत सारे लोगों की बहुत कुछ करने की होती है, लेकिन उस इच्छा के बाहर क्षमता किस किस की है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट देखो तो इच्छा तो बहुत सारे लोगों की होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है माइक्रोसॉफ्ट के, कोई भी ऐसी कंपनीज के होते ही है, लेकिन क्षमता किस किस की है, वो भी किस स्तर पर, क्या ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये कैपेबल है, ये भी बड़ा सवाल है। इनके सिस्टम को क्रैश करने में कोई इसी लेवल का आदमी हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि जब जिसकी पूरी की पूरी टीम है, आईटी है, साइबर की पूरी सेल होती है, वो है 2-3 और टाइप है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि हम उसकी पॉसिबिलिटी है इस अटैक में, लेकिन सबसे खतरनाक होता है इनसाइडर थ्रेट्स होता है। अब ये तो होगा अटैकर्स, लेकिन उसके अलावा भी क्या ये अंदर से हो सकता है, तो वो होता है इनसाइडर थ्रेट्स बोलते हैं, आईटी उसको भी बोलते हैं। इनसाइडर सेंसिटिव डेटा जो होता है या सिस्टम तक एक्सेस रखते हैं जो भी लोग माइक्रोसॉफ्ट के लिए होंगे, बड़े इश्यूज हैं उस सबको। एक बड़ा इशू ये हो सकता है कि जो भी ऐसे लोग इसकी पावर रखते हैं, क्या उनमें से कोई चीज लीक हुई है, क्योंकि ये तो असेसमेंट की बात है। इसके अलावा 3 मेजर अटैक पैटर्न और होते हैं जो यहां हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं डिस्कस कर पाएंगे? क्योंकि वो आप ना जाने तो और अच्छा, क्योंकि वो ग्रे हेड्स ब्लैक हेड्स के बीच की दुनिया है, वो समझ जाएंगे, और एक्सपर्ट्स जो हैं जो भी उसको चेक करने होंगे, अब जो एजेंसीज इन्वॉल्व होंगे वो उसको हैंडल करेंगे। जब वापस अगर ये चीज पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तो मैं आपको पूरा एक चीज इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब पूरा विश्व भर के रिलेटेड गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट्स का ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि पूरे सर्कस को, जितना चल रहा है इस पूरे सर्कस को इंटरनेशनल बॉडीज मिलकर सॉल्व करें। आज है 19 जुलाई 2024। याद रखना पड़ेगा हम सबको कि ये मेजर अटैक है, लेकिन अगर सारे रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज अलर्ट नहीं होते तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकता है, स्पेशली भारत के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में अवेयरनेस, हमारे भारत में दूसरे जो डेवलप्ड देश हैं या जहां पर पहले से जो आईटीज और इन सब में काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों में कम है, ये आपको मानना पड़ेगा। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो भारत में बैठे पाक के पुत्र हैं, पाक पुत्र, पाकिस्तान के पुत्र जो हैं, जो हमारे शहीदों की कुर्बानी पर, उनकी बलिदान पर लिखते हैं, किल्ड लिखते हैं, ये मीडिया वाले, आप समझ तो गए होंगे किसकी बात करें। अभी सबको कंफ्यूज ना करें, ये सब क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करें। साइबर अटैक थोड़ी है, नॉर्मल सी ग्लिच है। क्यों? मीडिया हाउसेस तो खुद ही बंद है, नॉर्मल सी ग्लिच है, तो तुम्हारे इधर भी तो आईटी वाले बैठे हैं, करवा लेते सही। तो यहां पर मजाक मजाक में इनको क्या लग रहा है, ये तो ये कह रहे हैं कि मजाक मजाक में नीली स्क्रीन हो गई है, और नीलू और पीलू, इन दोनों नीलू पीलू टीलू ने ये कह दिया कि यार सब ठीक हो जाएगा, है ना। झूठा भरोसा 3-4 दिन का बिल्कुल मत दो, ठीक है। ये बोल बच्चन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसमें से कोई साइबर के बारे में कुछ नहीं जानता है। आपका जो काम है आप वो करिए। आपने अगर इसकी पढ़ाई नहीं की ना तो उन लोगों को गुमराह करना। मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिसको इसकी पेमेंट मिलती है, जो इसके ज्ञान रखते हैं और जो इसी के एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना काम कर लेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐसे किसी आदमी को हायर करना चाहता है जिसको नॉलेज है, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आउटसाइडर एजेंसीज है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि परमिशन से सबका इशू आ जाता है। तो अब ये हमारे हिसाब से जो है कि आप सबको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की, बहुत स्लो मैं समझा रहा हूं मैं अपनी, वरना मेरी वाली क्या स्पीड है, मैं अपनी वाली कोई भी बात को कैसे करूंगा, मैं अपनी वाली बात को साइबर अटैक हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 3-3 1 2 3 4 स्टेप में खत्म। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको इन लोगों को जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं, इनकी हालत वही जो मीडिया वाले कुछ भी ज्ञान अपने हिसाब से खुद बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बुला लो ना भाई पैनल में, लेकिन ये खुद बोल रहे हैं इनको उतना ही ज्ञान है साइबर का जितना कि मछली को पेड़ पे चढ़ने का होता है। समझ में आ गया आपको किसका कितना ज्ञान है। आप सबको एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी इंडिया में बैठे जो चाइना के ये चंपाकली जर्नलिस्ट है ना, जो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सबको बातों में फंसाया जाए, ये ऐसे अटैक, ये डाइवर्जन होता है ना, मेथड ऑफ डिसीड भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे भाई, जो हमारे सिपाही, जो हमारी सेनाएं बदला ले रही हैं आतंकवादी हमलों का, मैं उस पर एक पूरा डिटेल वीडियो करने वाला हूं। आज मैं करने वाला था मंगल पांडे जी के ऊपर, उनके जन्म दिवस पर, लेकिन नहीं कर पाया, उसका कल गाना आएगा। लेकिन मैं आज ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है हर उस इंसान के लिए जिसके पास मोबाइल है, हर उस इंसान के लिए जो इसका उपयोग करना चाहता है या जो समझना चाहता है इस मुद्दे के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे जब मैंने स्क्रीनशॉट की, सर इसके बारे में बताइएगा। लेकिन इस पूरे चक्कर में ना एक चीज मत भूल जाइएगा आप, और वो क्या है
कि जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं कहीं ये मीडिया वाले उसको भुलाने की कोशिश तो नहीं करे। एक पूरा सेक्शन है मीडिया का इस देश में, तो वो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्त। मेरे लिए दोनों इश्यूज इंपॉर्टेंट है, मेरे इस देश के वीर सपूतों का बलिदान का बदला और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं ना, सिक्योर बेसिस पर ध्यान दीजिए। इन इश्यूज पर हम सबको देना पड़ेगा। सही जानकारी प्राप्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। और अगर हम किसी भी आदमी जिसको कोई नॉलेज नहीं उसकी बात मानेंगे, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हर चीज के बन के आ जाते हैं, मैं भाई नहीं हूं, मुझे 2-4 चीजें आती हैं लेकिन ठीक ठाक आती हैं, मैं उसी का काम करता हूं। तो इसमें हम सबको मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब चीजों को छोड़कर इस बात पर ध्यान देना पड़ेगी कि जो हमारे लिए वहां पर आपके मेरे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर रहे हैं और सर्वोच्च अपना ताकत लगाकर वहां पर खड़े हुए हैं, वो कौन है? वो गई एक्सटर्नल सिक्योरिटी से लड़ने वाले आतंकवाद से। कहीं उनकी शहादतों को, उनके सर्वोच्च बलिदान को उनके परिवार वालों के वो ना भुला दे जाए। और दूसरा, इन सब चीजों में कहीं हम ये ना भूल जाएं कि वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। आज आप ये न्यूज देख पा रहे हैं, इस चीज के डिवाइसेस का उपयोग भी कर पा रहे हैं, तो इसलिए 3G 2G 4G 5G जो भी है वो इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर जिनके पास मोबाइल नहीं है, सिर्फ जज्बा है, अपने लहू को सुर्ख करके आपकी और मेरी सुरक्षा में वहां पर हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, जवान, उसके अधिकारी, जेसीओ साहिबान लगे हुए हैं। तो हमें इन सब मुद्दों में वो ना भूल जाए और कहीं ये भटकाव ना आ जाए। मेरी जिम्मेदारी मैं इसको याद दिलाता रहूंगा, आपकी जिम्मेदारी की याद रखना अपने तरफ से भी। देखते हैं देश को मिलकर हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अफवाहों से बचिए, आधी जानकारी नहीं पूरी जानकारी, कम से कम 2-4 जो मैंने जो भी चीजें कही हैं प्लीज सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में किसी के भरोसे मत रहो, मेरे तो बिल्कुल भरोसे में मत रहो। अपने खुद की बुद्धि का, अपने माँ बाप की बात मानो, अपने ज्ञान का उपयोग करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। और बगैर ज्ञान वाले जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आप वो आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूं। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।